हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दर्पण में। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक नया सेगमेंट तैयार करने जा रहे हैं। और ये सेगमेंट जो है ये है राजस्थानी कला और संस्कृति, जो कि राजस्थान की प्रत्येक महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें एक अलग अपना अस्तित्व रखने वाला सेगमेंट है। तो आज एग्ज़ाम दर्पण के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सुमित कुमार शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थानी कला और संस्कृति की पहली कक्षा, जिसमें हम कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। Seven, six, five, four, three, two, one. देखिए, सबसे पहले कला और संस्कृति को जानने से पहले, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनकी परिभाषाएं पता होना ज़रूरी है, इनका अर्थ पता होना ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने उठकर आता है कि संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति जो है वो क्या होती है? किसी भी समाज को जानने के लिए, किसी भी समाज को पहचानने के लिए उसमें जो अंतर्निहित स्वरूप है उसको जानना अति आवश्यक है। उसके लिए संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम किसी भी समाज की संस्कृति का अध्ययन कर लेते हैं तो उस समाज के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे पास आ जाती है। संस्कृति का मुख्य रूप से जो अर्थ होता है वो होता है परिष्कृत करना, अलंकृत करना या किसी चीज़ को सजाना। ये मुख्य रूप से संस्कृति का अर्थ होता है। तो देखिए, एक बार परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज को सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। ये हमारे पास किसकी परिभाषा हो गई? ये हमारे पास हो गई संस्कृति की परिभाषा। अब देखिए, मुख्य रूप से जो संस्कृति का अर्थ होता है वो होता है परिष्कृत करना, अलंकृत करना या फिर सजाना। अब देखिएगा, आगे के लिए हम चलते हैं। संस्कृति के बारे में जानने के बाद हमारे पास प्रश्न आता है कि कला क्या होती है। हमारे पास प्रश्न आता है कला क्या होती है। तो कला जो है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, कला की बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे साहित्यकारों द्वारा, बहुत सारे विद्वानों द्वारा दी गई हैं। जैसे कि पहली हमारे पास जो परिभाषा है कला की, वो है एक साहित्यिक उक्ति के अनुसार। एक साहित्यिक उक्ति है कि प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला कहलाती है। जबकि आप देख सकेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उनको अभिव्यक्त करता है, वही कला होती है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है, वही क्या होता है? वही कला होती है, वही कला होती है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो डॉक्टर भोला शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, कला में मनुष्य अपने मन की अभिव्यक्ति करता है, अपने मन के बारे में, अपने मन में जो चल रहा है वो सब अभिव्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। उसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। इसके बाद फ्रायड के अनुसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। और ये परिभाषा इस प्रकार से पूछी जाती है कि कला में मानव द्वारा अपनी दमित वासनाओं या कुंठाओं का वमन ही कला कहलाती है।
यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा किसकी है? फ्रायड की परिभाषा है। किसकी है? फ्रायड महोदय की परिभाषा है। अब देखिएगा इसके आगे हम देखते हैं, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। जो सत्य है उसको अनुकृत किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, वही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। अब देखिएगा एक परिभाषा और रख गई, महात्मा गांधी के अनुसार कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। क्या है? कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। ये किसके अनुसार है? महात्मा गांधी के अनुसार। परिभाषाएं तो और भी बहुत से विद्वानों ने दी हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी हैं। अब देखिए, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब देखिएगा इसके आगे हम चलते हैं, कला कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः कला को 64 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का माना गया है? 64 प्रकार का कला को माना गया है। लेकिन इनमें जो सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है, कला देखिए, स्थापत्य कला हो गई, संगीत कला हो गई, चित्रकला हो गई, हस्तलिपि हो गई, जो अपना हस्तकला हो गई, बहुत सारी कलाएं होती हैं। इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है वो संगीत को माना गया है। किसको माना गया है? संगीत को। तो सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? अपनी संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं। तो इसके आगे देखिएगा कला के प्रकार। तो देखिएगा कला मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दृश्य कला और दूसरी प्रदर्शनी कला। दृश्य कला में क्या होता है? दृश्य कला में किसी भी पदार्थ, चित्र, मानव आदि का या फिर किसी भी भवन का निर्माण किया जाता है, चित्र बनाया जाता है, उसको चित्रित किया जाता है, वही दृश्य कला कहलाती है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या स्थापत्य कला शामिल हैं। जबकि प्रदर्शनी कला जो होती है उसके अंतर्गत कोई भी कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, उसे प्रदर्शनी कला कहते हैं। जैसे कि किसी में काव्य लिखने की प्रतिभा है तो वह अपने काव्य का प्रदर्शन करेगा। उसी प्रकार जिसकी संगीत में रुचि है वह अपनी संगीत को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार प्रदर्शनी कला में 2 चीज़ें शामिल हैं, एक काव्य कला और दूसरी संगीत कला। अब देखिए स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के बारे में हम जानते हैं। स्थापत्य कला का अर्थ स्थापित की गई कला होता है। क्या होता है? स्थापित की गई कला। स्थापित की गई मतलब किसी भी चीज़ को स्थापित किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे स्थापत्य कला के रूप में मान लिया जाता है, स्थापत्य कला में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिएगा स्थापत्य कला जो होती है वो करनी या कमठे का काम होता है। क्या होती है? करनी या कमठे काम। आपने देखा होगा कि अगर हमारा घर बनाते हैं, हम कुआं बनाते हैं, तो उसमें करनी ज़रूर से प्रयोग में ली जाती है। जो हमारा कलाकार होता है, जो हमारा मिस्त्री होता है, उसके द्वारा, जो हमारा इंजीनियर होता है उसके द्वारा करनी का प्रयोग किया जाता है मकान बनाने के लिए। इसे ही स्थापत्य कला कहा जाता है। करनी या कमठे का काम क्या कहलाता है? स्थापत्य कला कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थापत्य कला कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मकान, भवन, गढ़ या किले या दुर्ग, छतरी, बावड़ी, महल, स्मारक, मकबरे, स्तंभ, मंदिर, मूर्ति आदि बनाने की कला किस में आती है? स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है। अब देखिएगा आगे हम चलते हैं। दुर्ग या किलों के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? दुर्ग या किलों के बारे में। शत्रुओं से बचाव के लिए बनाया हुआ वह सुदृढ़ स्थान जो 4 दीवार द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है, क्या कहलाता है? दुर्ग कहलाता है। देखिएगा शत्रुओं से रक्षा करने के लिए या तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई चारों ओर से घिरा हुआ स्थान बनाया जाता है सुदृढ़ रूप से, जिसको शत्रु के लिए भेद पाना असंभव सा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? किला, दुर्ग या गढ़ कहा जाता
है। अब देखिए दुर्गों का पहला प्रभाव हमें कहाँ मिलता है, तो दुर्गों का पहला प्रभाव हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्गों का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। उसके बाद देखिएगा दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। अब वर्गीकरण दुर्गों का किस प्रकार से किया गया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वो महर्षि मनु ने किया था। किस रचना में किया था? अपनी मनुस्मृति नामक रचना में किया था, जिसमें दुर्गों को 6 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का बताया गया है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं। 4 प्रकार के दुर्ग माने गए हैं। कौन कौन से दुर्ग हैं देखते हैं। ओदक दुर्ग जो कि जल दुर्ग होता है। अब देखिएगा ओदक दुर्ग होता क्या है? पानी से घिरा हुआ दुर्ग, चारों ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? ओदक दुर्ग कहलाता है। पार्वत दुर्ग जो चारों ओर से पर्वत से घिरा होता है क्या कहलाता है? पार्वत दुर्ग कहलाता है, या फिर इसे क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग भी इसे कहते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, अगला जो अपना दुर्ग है वो है धानवन दुर्ग। तो धानवन दुर्ग जो होता है वो चारों ओर से रेत या मिट्टी से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? रेत या मिट्टी से घिरा होता है, या फिर यह है समतल रेगिस्तान में बना हुआ होता है। इसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। जबकि जंगल में बना हुआ दुर्ग, वन में बना हुआ दुर्ग या फिर फॉरेस्ट में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। अब देखिए कौटिल्य और जो मनुस्मृति है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और महर्षि मनु की मनुस्मृति के अनुसार सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो किसे माना गया है? गिरि दुर्ग माना गया है। गिरि दुर्ग का अर्थ हो गया वो दुर्ग जो पर्वत पर बना हुआ है, या पार्वत दुर्ग भी उसे कहा जाता है। ठीक है, पर्वत की ऊंची चोटी पर बना हुआ दुर्ग पार्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो है शुक्राचार्य की शुक्र नीति में जो वर्गीकरण दिया हुआ है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सटीक माना जाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए शुक्राचार्य की शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राजा, अमात्य यानी कौन क्या होता है? मंत्री होता है। क्या होता है? मंत्री होता है या मंत्री मंडल होता है। सैयद या गुप्तचर, जो गुप्तचरों का मंडल होता है उसे सैयद कहा जाता है। ठीक है, कोष जो है कोष उसे वो क्या होता है? धन होता है। धन, राज्य का धन क्या कहलाता है? कोष कहलाता है। राष्ट्र यानी प्रजा हो गई, क्या हो गई? प्रजा। और दुर्ग और सेना ये 7 अंग होते हैं। देखिएगा शुक्राचार्य की शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राजा, अमात्य, सैयद या गुप्तचर, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। अब देखिए इसके अंतर्गत एक 6वां हमें सेगमेंट दिया हुआ है दुर्ग। क्या दिया हुआ है? दुर्ग। इनका वर्गीकरण ही हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं भैया? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग हम पढ़ते हैं। चलिए आगे जा कर के ये 9 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कि पहला दुर्ग है एरण दुर्ग। कौन सा? एरण दुर्ग। खाई या कांटों में पत्थरों से रक्षित, किसी खाई में बना हुआ है और उसके चारों ओर पत्थर हैं, कांटे हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, वो क्या होता है? एरण दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरण दुर्ग कहलाता है। वन दुर्ग हमने पहले पीछे भी पढ़ा है कि वन में स्थित, वन में बना हुआ, जंगल में बना हुआ, चारों ओर से कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। गिरि दुर्ग ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग कहलाता है। इसके बाद जल दुर्ग, पानी से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है, जल दुर्ग कहलाता है। धानवन दुर्ग हमने पढ़ा था कि रेत या रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। सहाय दुर्ग
सहायक दुर्ग जो होता है उसके चारों ओर अनुकूल सैनिक या बंधुजन खड़े होते हैं, उनसे घिरा हुआ दुर्ग जो होता है वो क्या कहलाता है? सहायक दुर्ग कहलाता है। अगला है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पारीख दुर्ग। पारिध दुर्ग, पारीख और पारिध में केवल ख और ध का अंतर है। ध आते ही विशाल प्रकोटे से रक्षित दुर्ग हो जाएगा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल दीवार बनी हुई है क्या कहलाता है? पारिध दुर्ग कहलाता है। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग क्या होता है? सैनिकों से रक्षित, वीर सैनिकों से रक्षित, जिसके चारों ओर वीर सैनिक उसकी रक्षा में खड़े होते हैं, क्या कहलाता है? सैन्य दुर्ग कहलाता है। अब देखिएगा, शुक्राचार्य की शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कौन से दुर्ग को? सैन्य दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? सैन्य दुर्ग को। और ये तो आपको भी पता है कि चारों ओर जब सैनिक खड़े हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ और मजबूत दुर्ग होगा वो कौन सा दुर्ग होगा? सैन्य दुर्ग होगा। जबकि पारिध दुर्ग को सबसे कमज़ोर माना गया है। जो विशाल प्रकोटे से रक्षित दुर्ग है उसको सबसे कमज़ोर दुर्ग माना गया है। किसमें? शुक्राचार्य की शुक्र नीति में। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आपने क्लास अटेंड की है और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप यूं ही क्लास अटेंड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच।